हेलो फ्रेंड्स, मैंने प्लांट टैक्सोनॉमी जो बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है स्टार्ट किया था और उसमें हमने टैक्सोनॉमी से संबंधित जो क्लासिफिकेशन, फ्लावर कैरेक्टर्स, इन्फ्लोरेसेंस, पुष्पसूत्र, पुष्पचित्र, इन सबको देख लिया, पढ़ लिया। आज मैं कुछ फैमिलीज हैं डाइकोट्स की जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी हमको समझना ही है, बॉटनी तो पढ़नी है। तो लगभग हमारे सिलेबस के अंदर 21 फैमिलीज हैं। तो 21 फैमिलीज में से मैं कुछ इम्पोर्टेंट फैमिलीज ही आपको करवाऊंगा, तो उससे आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि भाई किस प्रकार से हम एक डिस्क्रिप्शन करते हैं, एक फ्लावर का डिस्क्रिप्शन किस प्रकार से करते हैं। देखो, मैं आज यहाँ ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी, जिसको मस्टर्ड फैमिली कहते हैं, इसे पढ़ाने वाला हूं। तो एक फैमिली अगर देखा जाए तो फैमिली में बहुत सारे वंश होते हैं, और एक वंश की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी जातियां होती हैं। अब अगर हम सभी जातियों को एक साथ लेकर स्टडी करें तो ये काफी कठिन काम होगा। इसलिए अब एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव पौधा लेते हैं जो नॉर्मली मिल जाता है और आप लोगों ने देख रखा है। ऐसे पौधे को ध्यान में रखकर जब डिस्क्रिप्शन किया जाता है तो इस प्रकार के डिस्क्रिप्शन में आपको बड़ी आसानी होती है। तो हम भी वही यहाँ पर देखो, ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी कुल को जब पढ़ेंगे तो हम मस्टर्ड, इसको हम कहते हैं मस्टर्ड फैमिली, तो हम ब्रेसिका जंसिया या सरसों का पौधा अपने ध्यान में रखेंगे। तो इसका जब हम क्लास डिस्क्रिप्शन करते हैं तो डिस्क्रिप्शन करने से पहले बेंथम हुकर के अनुसार जो क्लासिफिकेशन है उसको देखते हैं। तो देखो, ये बेंथम हुकर के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है, इसमें किंगडम जो है वो प्लांटी, क्योंकि सभी जो हरे रंग के और जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उन सबको प्लांटी के अंदर रखा गया, यानी कि ये सब स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं। उसके बाद सब किंगडम, उपजगत, ये फेनरोगेम्स है, अर्थात ये सब पुष्पी पादप हैं। दूसरे भी होते हैं इसमें क्रिप्टोगेम्स, जिनके अंदर पुष्प नहीं आते हैं, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइटा, लाइकेन, टेरिडोफाइटा। उसके बाद डिवीजन, प्रभाग। तो प्रभाग जो है वो एंजियोस्पर्मी है, आवृत बीजी। इसके बाद दूसरा जो प्रभाग है वो जिम्नोस्पर्म का है। उसके बाद देखो, इसका सब डिवीजन है, तो सब डिवीजन है डाइकोटिलिडनी, यानी कि 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। सब डिवीजन इसका दूसरा और भी है मोनोकोट। तो हम जो पढ़ेंगे ज्यादातर डाइकोट्स की पढ़ेंगे, तो डाइकोट के अंदर अगर आप देखें तो सभी बीजों में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। और डाइकोट और मोनोकोट में डिफरेंस क्या होता है ये मैंने एक अलग से वीडियो डाल रखा है, उसको आप अच्छी तरह से देखें, समझें। उसके बाद जो क्लास है वो इसकी पॉलीपेटली है। तो पॉलीपेटली जो क्लास है, इसका मतलब है कि पोली माने होते हैं फ्री और पेटली माने होते हैं पेटल्स। तो इसमें सभी पादपों के जो पुष्प हैं उनके जो पेटल्स हैं, दल, वो पेटल्स फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। सीरीज मतलब थैलेमी फिलोरी, और इसका एक कैरेक्टर बताया था हमने कि भाई इसके अंदर सुपीरियर ओवेरी होता है। उसके बाद ऑर्डर पैराइटेल्स है, और फैमिली जो है वो ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी। पुराना नाम इसका ब्रेसिकेसी है और नया नाम इसका क्रूसीफेरी है। अब इसका हम फर्दर डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो देखो, सभी पादपों को हम ध्यान में नहीं रख सकते, केवल हमको 1 या 2 पादप या जिसमें कोई अपवाद है या कोई स्पेशल कैरेक्टर है तो हम याद करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसलिए अब मैं देखो, सबसे पहला जो अपना टॉपिक या पॉइंट जो होता है लिखने का,
किस प्रकार से देखो हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स के अंतर्गत एक फ्लावर का डिस्क्रिप्शन किया जाता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो हमारा प्राप्ति स्थान, आवास, प्रकृति और स्वभाव। तो इसमें देखो प्राप्ति स्थान का मतलब है कि भाई ये कौन कौन सी जगह पर पाया जाता है। तो शायद मूली, शलजम, गोभी, सरसों ये शायद पूरे संसार में खाई जाती हैं। तो इसको हम विश्वव्यापी लिख के खत्म कर सकते हैं कि विश्वव्यापी है। इसकी लगभग 350 वंश हैं और 3500 या 3000 से ऊपर जातियां हैं। तो ये देखो डेटा ऐसा है, ये याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। उसके बाद देखो इसका आवास और प्रकृति यानी कि स्वभाव। तो स्वभाव और प्रकृति में देखो ये किस प्रकार का है भाई, 1 वर्षीय है, 2 वर्षीय है। तो देखो सरसों तो होती है 1 वर्षीय है और जो मूली है वो 2 वर्षीय होती है। तो देखो 1 वर्षीय और 2 वर्षीय से मतलब ये नहीं कि एक वर्ष पूरा लगता है जीवन चक्र को पूरा करने में, या मूली को अपना जीवन चक्र पूरा करने में 2 साल लगते हैं, ऐसा नहीं है। यहां पर बात होती है 2 सीजन की। जैसे सरसों है तो सरसों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 1 सीजन की आवश्यकता होती है। तो हम कहते हैं 1 वर्षीय, यानी कि 1 साल में 1 बार। मूली देखो जीवन चक्र हम मानते हैं जब हम बीज बो देते हैं जमीन के अंदर और वापस से उस पौधे से हम बीज प्राप्त कर लेते हैं, तो ये उसका जीवन चक्र होता है, लाइफ साइकिल। तो मूली के अंदर जब हम मूली को बो देते हैं तो उससे जड़ फूल जाती है भोजन संचय करके, और जब फूल जाती है तो उसे हम खा लेते हैं। अब खा लिया हमने, वो तो फेंक दिया, बीज कहां बना। तो बीज बनाने के लिए हमको ऊपर से काटकर उसे दोबारा से बोना होता है और फिर उसमें से नया तना निकलता है, फिर फलियां आती हैं, फिर दाने बनते हैं, तब जाकर उसमें बीज बनता है। तो इस तरह से करने में हमको 2 बार यानी कि 2 सीजन लग जाते हैं, इसलिए उसको कहते हैं हम 2 वर्षीय। ऐसे ही गाजर में होता है। छुप है यानी कि उस पौधे को आप देखो भाई वो झाड़ी नुमा है या वो शाक है। शाक मतलब देखो शाक, झाड़ी और वृक्ष में अंतर होता है। तो शाक तो वो होता है भाई जिसका तना हरा हो, कोमल हो, जिसे कच्चा खाया जा सके। छुप वो होता है कि जिसका तना तो काष्ठीय होता है लेकिन मुख्य तने का पता नहीं कौन सा है, वो छुप होता है। जैसे आपने बेर की झाड़ी देखी हो तो बेर की झाड़ी के अंदर कोई मुख्य तना नहीं होता है। तने तो बहुत सारे होते हैं लेकिन मुख्य तना नहीं होता है। उसके बाद अगर वो वृक्ष है तो वृक्ष में देखो आपको पता है भाई वृक्ष में जो तना होता है वो काफी लंबा होता है, उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है। शाखाएं जो होती हैं वो ऊपर जाके आती हैं, जमीन से नहीं चलती हैं। तो इस तरह से आवास, प्रकृति, स्वभाव, प्राप्ति स्थान ये सब यहाँ पर हो जाता है। मेन चीज जो है वो अपनी वो है भाई रूट, जड़। तो जड़ की अगर हम बात करें तो जड़ भाई देखो सभी जितने भी डाइकोट्स होते हैं उन सभी डाइकोट्स में शाखित मूसला मूली होती है। शाखित मूसला मूल। तो मूली जो है अपना, मूली के अंदर देखो जो जड़ है वो भोजन संचय करके फूल जाती है, तो वो तरकु आकार की हो जाती है। तरकु आकार की यानी कि वो इस तरह से हो जाती है कि ऊपर से तो मोटी होती है और नीचे जाके वो सकरी हो जाती है। लेकिन सकरी वो पूरी नहीं होती, वो नीचे जाके जैसे सुआ होता है इस तरह से रहती है और यहां जाके थोड़ी सी कम होती है। तो इसको हम कहते हैं तरकु आकार। जैसे कुछ मोटा कपड़ा सिलने के लिए या फिर बोरी सिलने के लिए जो सुआ होता है वो तरकु आकार की। उसके बाद आप देखिए सलजम के अंदर, तो सलजम में वही जो जड़ है वो कुंभाकार हो जाती है, यानी कि मटके के समान हो जाती है। कुंभाकार, मटका जैसा होता है ऐसे। चल उसके बाद तना या स्टेम। अगर आप तना देखेंगे तो तना भाई देखो ऊर्ध्व होता है। सबसे पहले वो ऊपर की तरफ बढ़ता है तो ऊर्ध्व होता है। उसके बाद देखो आपको पता चल जाएगा कि वो शाकीय है या काष्ठीय है। शाकीय होता है शुरू में लेकिन बाद में वो काष्ठीय हो जाता है, जैसे सरसों के अंदर। और काष्ठीय से मतलब ये है भाई कि उससे लकड़ी तो प्राप्त नहीं होती है कि उससे आप इमारती लकड़ी प्राप्त कर सके, नहीं, उससे केवल आप ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं। तो हल्का सा काष्ठीय होता, ज्यादा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद वो देखो गोल होता है तो बेलनाकार,
बेलनाकार। अब आपको ये तो पता ही है भाई कि सरसों का जो तना होता है वो शाखित होता है। नेक्स्ट, इसके जो तना है सरसों का, इसके अंदर अगर आप देखें तो एक विशेष प्रकार, एक तो ये चिकना होता है और एक विशेष प्रकार की गंध या विशेष प्रकार का स्वाद होता है। तो ये हम अगर देखें तो पूरे पादप के अंदर ही होता है ये स्वाद, ठीक है। ये सल्फर के कारण होता है। तो एक तीखा स्वाद, यानी कि इसको अगर हम खाते हैं तो एक तीखा स्वाद आता है। अब वो मिर्च भी नहीं है लेकिन वो तीखा है। उसके बाद पत्तियां देखो, पत्ती कैसी होती है। तो पत्ती का अगर आप देखेंगे सरसों की पत्ती, तो सरसों की पत्ती भी देखो वीणाकार होती है। इस तरह से इसमें ये छोटे छोटे से वीणा के समान ऐसे ऐसे, और फिर लास्ट में जाके ये इस तरह से फैल जाती है। तो इस प्रकार की पत्ती होती है वीणाकार। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वीणाकार। उसके बाद सरल है, कोई दिक्कत नहीं, संयुक्त नहीं है। अनुपर्ण होता है कि नहीं होता है, तो ये आपको पत्ती को देख के पता चलेगा कि पत्ती में अनुपर्ण है या नहीं है। तो भाई इसके अंदर अनुपर्ण नहीं होता है, अनअनुपर्णी, ठीक है, अनअनुपर्णी। अब मूली अगर है तो मूली के अंदर देखो पत्ती सीधी जड़ से निकलती है, तो हम कहेंगे मूलज। और अगर सरसों है तो हम देखते हैं पत्ती जो है वो स्तंभ से लगी होती है, तो इसको हम कहते हैं स्तंभिक, ठीक है। अगर मूली है तो हम कहते हैं मूलज, और अगर सरसों है तो हम कहते हैं स्तंभिक। उसके बाद रोमिल होती है, और रोमिल के अलावा अगर आप देखें तो इसमें जो पत्तियां हैं वो सभी पत्तियां एक तीखे स्वाद युक्त होती है। तो देखो इसमें दो चीजें हैं भाई। अगर हम सरसों की पत्ती खाते हैं तो एक अजीब सा तीखापन हमें लगता है, महसूस होता है। अगर हम थोड़ी सी यंग स्टेज की पत्ती खाते हैं तो उसमें कम लगता है, और अगर हम थोड़ी सी ओल्ड पत्ती खाते हैं तो ज़्यादा लगता है। और जितना पानी पीते उतना ज़्यादा लगता है। पानी पीते जाओ, आप पत्ती खाओगे, पानी पीते जाओ, लगता रहेगा भाई एक गले में, मुंह में, इस तरह से। तो इसमें, और इसके बाद एक चीज़ और है, अगर हम दाना, सरसों का दाना ले जा करके और जब उसको तेल निकलवाते हैं तो वहाँ भी एक अजीब प्रकार की वोलेटाइल, जो हम कहते हैं गंध, वोलेटाइल जो झड़प जिसको हम कहते हैं, वो उड़ने वाली होती है, वो निकलती है, जिससे आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक इसकी जो खली होती है, केक जो होता है, ऑयल केक, उसमें भी हमको इसी प्रकार की समस्या देखी जाती है। तो इसमें दो चीजें हैं। जो सीड होता है उसके अंदर तो होता है इरूसिक एसिड, और जो पत्ती है, जो पत्ती या तने के अंदर जो स्वाद है, तीखापन, वो ग्लूकोसिनोलेट के कारण होता है। ध्यान रखना भाई, ग्लूकोसिनोलेट तो पाया जाता है पत्ती और तने के अंदर, और जो इरूसिक एसिड है वो पाया जाता है तेल के अंदर। तो तेल के अंदर भी ये पहुंच जाता है, खली में भी ये होता है, ठीक है। इस चीज को बिल्कुल लो करके, यानी कि एक ऐसी मस्टर्ड का निर्माण किया गया था जिसके अंदर ये लो था, तो उसका नाम था हायोला। हायोला एक अलग से मस्टर्ड थी, जिसके अंदर देखो क्या है कि सरसों का जो सीड है उसकी जो खली होती है उसे हम पशुओं को तो खिला सकते हैं, लेकिन जो कुक्कुट होते हैं, यानी कि जो मुर्गी फार्म करते हैं, वो चूजे या बड़ा मुर्गा, उनको हम नहीं खिला सकते, क्योंकि इसको खाने से उनके गले में सूजन आ जाती है और वो मर जाते हैं। इसलिए इसके उपयोग को मतलब ये उपयोगी बनाने के लिए, यानी कि इसको उनके आहार में शामिल करने के लिए हायोला का उपयोग किया गया। इसके अंदर ग्लूकोसिनोलेट और इरूसिक एसिड दोनों ही लो हैं। तो इस मस्टर्ड को हम कहते हैं डबल लो, ठीक है। तो इसमें एक विशेष या तीखी गंध सल्फर के कारण होती है, सल्फर का यौगिक होता है ये। उसके बाद देखो जड़ होगी, तना होगी, पत्ती होगी। अब है भाई पुष्पक्रम। तो पुष्पक्रम को जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें स्पष्ट बताया था कि मस्टर्ड के अंदर पुष्पक्रम
असीमाक्षी असीमाक्ष होता है, रेसिमोस का रेसिम होता है। असीमाक्षी असीमाक्ष, रेसिमोस का रेसिम। असीमाक्षी असीमाक्ष, रेसिमोस रेसिम, ठीक है, इसको हम रेसिम कहते हैं, रेसिम। यानी कि इसमें अगर आप देखेंगे तो मान लो ये तना है, तो इस तने में अगर आप देखें तो इधर इधर दोनों साइड में पुष्प निकलते हैं और ये तना ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। इसकी इंडेफिनिट ग्रोथ है, इनडिटर्मिनेट है। इसमें जो सबसे पुराना फ्लावर है वो नीचे है, सबसे नया फ्लावर है वो ऊपर बनेगा। और दूसरी बात कि इसके एंड में कभी भी फ्लावर नहीं बनता है। ये असीमाक्षी असीमाक्ष होता है। अब देखो डिस्क्रिप्शन करते समय हम केवल यही लिखेंगे, असीमाक्षी असीमाक्ष। हम यहाँ इसकी परिभाषा बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हम जानते हैं, ये हमारे दिमाग में है, ठीक है। उसके बाद पुष्प, तो पुष्प के बारे में आप क्या क्या जानते हैं वो लिखिए। देखो सरसों के पुष्प को आप ध्यान में रखिए या सरसों के पौधे को आप ध्यान में रखिए, वहां आपको पता लगेगा कि भाई सरसों के फ्लावर के अंदर क्या क्या कैरेक्टर होता है। तो देखो एक तो ये असहपत्री होता है भाई, सहपत्र नहीं पाए जाते हैं। सहपत्र का मतलब होता है कि जब पुष्प के साथ पत्ती लगी हो तो उसे हम कहते हैं सहपत्री, लेकिन इसमें फ्लावर के साथ कोई पत्ती नहीं होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं असहपत्री। एक भाई इसके अंदर वृंत होता है, सहवृंत। एक अगर हम इस पुष्प को देखेंगे तो इसमें नर यानी कि जायांग और पुमंग दोनों होते हैं, तो उभयलिंगी। एक इसको आप देखेंगे तो भाई ये किसी भी तल से काटने पर इसके दो भाग बराबर हो सकते हैं, त्रिज्या सम्मित। एक इसको देखेंगे तो इसमें सब चीज चार होती है, तो चतुर्थई। एक इसको देखेंगे तो इसमें जो अंडाशय है वो ऊर्ध्ववर्ती होता है। हमने देखो पढ़ाया था आपको, ये जो थैलेमी फ्लोरी जो श्रेणी है, इस थैलेमी फ्लोरी श्रेणी का एक कैरेक्टर भी है कि सुपीरियर ओवेरी। तो यहाँ पर जब अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती है तो पुष्प जो है वो जायांगधर होता है। पुष्प कैसा होता है? जायांगधर। अब इस पुष्प से संबंधित कोई भी चीज नहीं रह गई है, ठीक है। असहपत्री है, सहवृंत है, उभयलिंगी है, त्रिज्या सम्मित है, चतुर्थई है, चतुर्थई और जायांगधर है। अब देखो इन सबके असहपत्री हम जानते हैं, यहाँ ये लिखेंगे भाई ऐसे इसमें सहपत्र नहीं होता है इसलिए इसको असहपत्री कहते हैं, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। सहवृंत, इसमें व्रंत होता है तो हम सहवृंत कहते हैं, नहीं लिखेंगे, केवल लिख दिया सहवृंत। उभयलिंगी, दोनों प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं इसलिए इसको उभयलिंगी नहीं लिखेंगे, बिल्कुल केवल उभयलिंगी। तो इस प्रकार से शॉर्ट जो कीवर्ड्स हैं उनके बारे में हमको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन करना होता है। अब पुष्प हो गया, उसके बाद अब पुष्प के हम लक्षण देखें तो इसमें पहले आते हैं बाह्य दल। एक चीज और है भाई कि अगर हम यहां से यहां तक देखते हैं ये वाले, तो ये पूरा पोर्शन यानी कि जो रूट सूट ये सब पोर्शन वेजिटेटिव होता है, यानी कि कायिक है। और यहां से आगे अगर हम चलेंगे नीचे की तरफ तो ये सब फ्लोरल है, यानी कि इसको हम रिप्रोडक्टिव कहते हैं। ये सब रिप्रोडक्टिव है, जनन, यानी कि ये पुष्प के लक्षण हैं, फ्लावर कैरेक्टर्स या पुष्प के लक्षण। तो बाह्य दल देखें, बाह्य दल में चार होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। देखो इसमें पॉलीपेटल या स्वतंत्र होंगे और कोर स्पर्शी होते हैं, बस इतना ही याद रखना और कुछ याद नहीं रखना। कोर स्पर्शी मैंने बता दिया था डायग्राम के अंदर कि कोर स्पर्शी है तो कैसा होता है, जिनके किनारे आपस में टच किए होते हैं तो कोर स्पर्शी होता है। उसके बाद दलपुंज कहते हैं भाई यहाँ पर, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, क्योंकि दलपुंज को हम कैलिक्स कहते हैं और दलपुंज इसको हम कोरोला कहते हैं। तो ये भी दलपुंज भी चार होते हैं, क्रॉस रूपी होते हैं, क्रॉस रूपी होते हैं। और क्रॉस रूपी होने के कारण ही हमको इसका जो नाम है वो क्रूसिफेरी मिला है, ये ध्यान रखना भाई। इनके दल के क्रॉस रूपी होने के कारण ही हमें इस फैमिली का नाम क्रूसिफेरी मिला है।
और ये भी आप कोरिस्पर्शी, कोरिस्पर्शी। उसके बाद देखो पुमंग, चौथा पार्ट होता है पुमंग, सॉरी तीसरा पार्ट होता है पुमंग, या इसको हम एंड्रोइशियम कहते हैं। तो पुमंग अगर आप देखें, पुमंग होते हैं इसमें 6, 2+4 के चक्रों में, 2 छोटे होते हैं, ये भी आपको लिखना पड़ेगा, 2 छोटे होते हैं, 4 बड़े होते हैं। तो 4 बड़े इसका मतलब चतुर्दीर्घी, चतुर्दीर्घी ये आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब परागकोश के बारे में, तो परागकोश द्विकोष्ठी, परागकोश जो ऊपर की तरफ होता है वो द्विकोष्ठी। उसके बाद आधार लग्न यानी कि नीचे की तरफ जुड़ा होता है, आधार लग्न। अंतर्मुखी होता है यानी कि इसके जो पुंकेसर हैं वो सब अंदर की तरफ मुख किए होते हैं, उन्मुख होते हैं, अंतर्मुखी होता है। और स्फुटन यानी कि फटने का जो तरीका होता है वो लंबवत, तो ये लंबवत स्फुटन पर पाया जाता है, लंबवत स्फुटन। ऊपर से मैं मिटा रहा हूं ये सब यहां से। अब रह गया अपना जायांग। तो देखो जायांग, या इसको हम गाइनोशियम कहते हैं, जायांग या गाइनोशियम, जायांग। जायांग देखिए, द्विअंडपी, युक्तांडपी, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, ना, द्विअंडपी यानी कि बाई कार्पेलेरी, द्विअंडपी, युक्तांडपी, सिनकार्पस, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, एक कोष्ठीय। ये ध्यान रखना कि सरसों की फली को अगर आप तोड़ते हैं तो उसके दोनों साइड में दाने होते हैं और बीच में एक पतली सी पॉलीथीन की संरचना निकलती है, पतली सी लेयर होती है, तो वो आभासी प्रकोष्ठ होता है, यानी आभासी पट होता है। तो ये एक कोष्ठीय होता है। वैसे तो एक कोष्ठीय यानी कि यूनिलोक्यूलर, एक कोष्ठीय, लेकिन आभासी पट के कारण, आभासी पट बन जाने के कारण, बन जाने के कारण द्विकोष्ठीय, द्विकोष्ठीय। भित्तीय बीजांड न्यास होता है, यानी कि ये भित्ति यानी कि बीजांड किस प्रकार से लगे होते हैं, तो भित्तीय बीजांड न्यास होता है, प्लेसेंटेशन, भित्तीय बीजांड न्यास होता है। बीजांड प्लेसेंटा पर बीजांड किस प्रकार से लगा होता है, तो वो जो है वो पैराइटल या भित्तीय होता है। उसके बाद वर्तिका सरल होती है, वर्तिका सरल होती है, वर्तिकाग्र द्विपालित, वर्तिकाग्र द्विपालित या समुंड होती है, द्विपालित या समुंड। और बिंबाव, बिंब के समान भी होती है, बिंबाव। तो ये हमारा जायांग होता है। तो देखो अगर 2 अंडप है तो द्विअंडपी, दोनों अंडप दोनों जुड़े हुए हैं तो संयुक्तांडपी, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, ये हमने यहाँ पर लिखाई दिया था थैलेम फिलोरी के अंदर। तो ये सब यहाँ पर इस तरह से आपको लिखना है। और जायांग के बाद आता है भाई फल। तो फल जो है इसका, उसको कहते हैं हम सिलिकुआ, सिलिकुआ, यानी कि इसकी जो फली है ना उसे हम पोड कहते हैं, वैसे तो पोड, POD, लेकिन जो बॉटनिकल नेम है वो इसका सिलिकुआ होता है। उसके बाद बीज अगर देखें हम, बीज, तो बीज इसका अभ्रूणपोषी होता है, ठीक है। बीज
अभ्रूणपोषी होता है, लेकिन बीज पत्र जो है वो कैसे होते हैं? तेल युक्त होते हैं, तेल युक्त होते हैं। और अब अगर लास्ट में हम देखें तो परागण, तो परागण भाई इसका होता है कीट परागण, वायु परागण और स्वपरागण कैसे भी हो सकता है। ये उभयलिंगी है तो इसमें वायु स्वपरागण तो होता ही है, लेकिन अगर हम इसमें पर परागण करवाना चाहें तो आसानी से करवा सकते हैं। अब हम देखेंगे इसका पुष्प सूत्र। तो देखो पुष्प सूत्र, फ्लावर फॉर्मूला, इसका हम यहाँ पर बनाते हैं। तो ये देखें आप, तो भाई देखो पुष्प सूत्र में लिखने के लिए हमने स्टार्ट किया था। देखो एक मैंने टेंटेटिवली आपको बताया भी था बना करके कि पुष्प सूत्र में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है या क्या क्या चीज़ सम्मिलित की जाती हैं। तो देखो एक तो ये चीज़ सम्मिलित की जाएगी, जहाँ मैं रेड चौक फेर रहा हूँ वो सब अंडरलाइन कर रहा हूँ। एक ये होगी, एक ये होगी और एक ये होगी। इनके अलावा पुष्प से कोई भी चीज़ नहीं ली जाएगी, ठीक है। तो पुष्प से असहपत्री के लिए, देखो सहपत्री के लिए BR होता है, तो असहपत्री के लिए EBR होता है, जैसे EBR असहपत्री। उसके बाद त्रिज्या सम्मित है, तो उसके लिए हमने एक चिन्ह बनाया था इस तरह से, त्रिज्या सम्मित है। अगर उभयलिंगी है तो उभयलिंगी के लिए हमने चिन्ह बनाया था, ये उभयलिंगी है। उसके बाद देखो अब पुष्प के बाद बाह्यदल, दल, पुमंग और जायांग, इन चारों को लिखना होता है। तो देखो हम दल को लिखते हैं बाह्यदल को लिखते हैं के, कितने हैं? 4, तो के हैं 4, स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं। दलपुंज में कितने हैं? ये भी 4 हैं, लेकिन क्रॉस रूपी है, ये लिखना है। उसके बाद पुमंग लिखेंगे, तो पुमंग को हम लिखते हैं ए से, ए है 6, और 6 में कितने हैं? 2 + 4, कॉमा लगा के 2 + 4, 4 बड़े हैं 2 छोटे हैं, ठीक है। ये हो गया अपना ए। उसके बाद आ जाता है जायांग, जी। तो जी कितना है? 2 अंडपी है, 2 अंडपी है, युक्तांडपी है और ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एक पुष्प सूत्र इस पूरे डिस्क्रिप्शन से बना लेते हैं। तो जब हमने इसका पुष्प सूत्र बना लिया तो अब बचा हमारे पास पुष्प चित्र। तो पुष्प चित्र बनाने के लिए हमको इसके एक एक अवयव को देखना पड़ेगा। तो एक एक अवयव को देखने से मतलब है कि जो जो हमने यहाँ पर पुष्प सूत्र में जो लिखा है अभी हम भले मिटा दें, हमारे ये कोई काम के नहीं है, क्योंकि हमको जो इससे सीखना था वो सीख लिया। हमको इसे सीखना था पुष्प सूत्र का बनाना, तो वो हम सीख चुके हैं। और हमारे पास एक ये पुष्प सूत्र है। अब इस पुष्प सूत्र से हम एक पुष्प चित्र किस प्रकार से बनाते हैं ये देखिए। सबसे पहले होगा भाई बाह्यदल। देखो पुष्प सूत्र में हमको सहपत्री असहपत्री यहां से स्टार्ट किया था। अब जब पुष्प चित्र बनाते हैं तो उसके अंदर हमको 4-5 चीजें इन्वॉल्व करनी है। एक तो बाह्यदल, एक दल, एक पुमंग, एक जायांग। उसके बाद सहपत्री का है तो सहपत्री का, और सहपत्री है तो सहपत्री। वो कैसे हैं वो अब देखते हैं। तो देखो इसमें हमारे पास है, ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, तीनों छोड़ दीजिए। यहां से स्टार्ट कीजिए, बाह्यदल, फिर दल, फिर पुमंग और फिर जायांग, ठीक है। तो हम यहाँ पर बाह्यदल बनाते हैं। तो बाह्यदल है भाई 4, 1, 2, 3 और ये ज्यादा बड़ा बना, थोड़ा ज्यादा बड़ा बना, 1 मिनट, 1, 2, 3 और ये 4, इस तरह से। तो इनको हम बनाते हैं बाह्यदल। देखो ये किनारे कहीं जोड़ेंगे नहीं, क्यों जोड़ेंगे नहीं? क्योंकि ये संयुक्त नहीं है, ये कोर स्पर्शी है, ठीक है। और कोर स्पर्शी के किनारे कभी भी जुड़े हुए नहीं होते। हाँ सॉरी, कोर स्पर्शी है, स्वतंत्र हैं। अगर कोर स्पर्शी संयुक्त होते तो हम कहते जोड़ने के लिए, ठीक है। सॉरी वो गलती हो गई थी। ये सब चारों के चारों जो बाह्यदल है ये कोर स्पर्शी है, क्योंकि इनके किनारे स्पर्श किए हुए हैं लेकिन जुड़े हुए नहीं है। उसके बाद दल है। तो दल देखो भाई को क्रॉस रूपी है इस तरह से। तो एक इधर बनेगा तो एक इधर बनेगा, इधर बनेगा एक इधर बनेगा। तो देखो एक इधर बना देते हैं, एक ये बना दिया, तो एक यहाँ पर बना दिया,
उसी तरह एक यहाँ बना दिया, तो एक हमने यहाँ बना दिया इस तरह से। ठीक है, तो ये ऐसे जुड़ दिया, दल को हम ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे जोड़ दिया, दल को हम ऐसे ही बनाते हैं, ये जोड़ दिया और इधर ये जोड़ दिया, ये। चाहो तो आप इनको रंग भी भर सकते हो इस तरह से, चाहे तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, इस तरह से भर सकते हैं। तो ये क्रॉस रूप ही हो गया भाई, एक दूसरे के आमने सामने है। आमने सामने तो ऐसे भी हो सकते थे, इधर इधर, लेकिन ये क्रॉस रूप ही है। अगर आप इसको मिलाएंगे तो एक क्रॉस का निशान या चिन्ह बनता है। अब है अपना अंदर की तरफ पहले जायांग बनाते हैं भाई। तो जायांग में अगर आप देखें तो हम कह रहे हैं भाई जायांग द्विकोष्ठीय है। द्विकोष्ठीय है, द्विकोष्ठीय है। इस तरह से द्विकोष्ठीय है। देखो सामान्य वैसे तो एक कोष्ठीय होता है, लेकिन जब ये आभासी पट बन जाता है तो उसके बाद ये द्विकोष्ठीय हो जाता है। अब बचे हमारे पास केवल पुमंग। पुमंग है 6 में 2 छोटे हैं और 4 बड़े हैं। ठीक है, तो 2 छोटे बना दीजिए। पहले 2 छोटे बनाते कहीं पर, जैसे मान लो ये 2 छोटे हैं, इस तरह से छोटे बना दिए, और 4 हम बनाते हैं बड़े हैं ऐसे। ये 2 कोष्ठी, तो 2 कोष्ठी तो भाई 2 कोष्ठी बनाएंगे, लेकिन बड़े बना देंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, 2 कोष्ठी है ना, 2 कोष्ठ बनाएंगे इस तरह से, ऐसे बड़े बना दिए। ये हो गए 6 पुमंग। अब सहपत्री है, तो सहपत्री के लिए हम यहाँ पर ये इस तरह से बना देते हैं, और ये हो गया मात्राक्ष। तो इस प्रकार से ये बन जाता है एक पुष्प चित्र, फ्लोरल डायग्राम। ये बन गया एक फ्लोरल डायग्राम। अब इसमें कुछ आर्थिक महत्व के प्लांट्स भी हैं। जैसे देखो हम कहें भाई 5 कम से कम 5 प्लांट्स तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ही। तो आर्थिक महत्व के लिए इनकी जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हैं, जिनसे हमको थोड़ा मनी मिलता है, हमारे आर्थिक यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो ऐसे पादपों में पहला तो भाई देखो सरसों ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मस्टर्ड, सरसों। तो देखो सरसों बेसिकली कई प्रकार की है, मैंने आपको ये क्लासिफिकेशन में समझाई थी। लेकिन अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो देखो जो किसान बोता है वो है ब्रेसिका जंसिया। ब्रेसिका जंसिया, इसे हम लाहा कहते हैं, ये लाहा है। इसे हम भारतीय सरसों भी कहते हैं। उसके बाद दूसरी है मूली। मूली भी वही देखो सब्जी में बिकती है। तो मूली के लिए रेफेनस सेटाइवस, रेफेनस सेटाइवस, ये मूली है। ठीक है, ये इसका वंश है, ये जाति है। उसके बाद सलजम भी है भाई, देखो सलजम को भी लोग खाते हैं सलाद वगैरह में। सलजम, ब्रेसिका रापा, ब्रेसिका रापा। गोभी मैंने आपको 4 प्रकार की बताई थी। गोभी, तो गोभी तो मैंने आपको 4 प्रकार की बताई थी, जिसमें एक ब्रेसिका ओलिरेसिया, ब्रेसिका ओलिरेसिया, ये इसका वंश है। ब्रेसिका ओलिरेसिया जाति है और इसकी सब स्पीशीज है। तो देखो जैसे फूल गोभी है तो बोट्राइटिस, पत्ता गोभी है तो कैपिटेटा, अगर वो गांठ गोभी है तो जेमीफेरा, सॉरी गांठ गोभी है तो गोंगिलोइड्स, और अगर बटन गोभी है तो जेमीफेरा। 4 प्रकार की स्पीशीज मैंने क्लासिफिकेशन के अंदर बताई थी। उसके बाद सरसों की, मूली, सलजम, गोभी, ये ही इसके ज्यादातर इंपॉर्टेंट पादप है। और एक है भाई 5वां प्लांट हम यहाँ पर देखें तो एक है कैंडी टफ्ट।
प्लांट होता है, इसको हम कहते हैं कैंडी टफ्ट। ये सजावटी पौधा है, तो इसका नाम है आइबेरिस आमारा। एक भाई तारामीरा, अगर नाम सुना हो तो तारामीरा, जिसको हम कहते हैं इरुका सेटाइवा, करमराई, ब्रेसिका नेपस, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो राई से संबंधित हैं, यानी कि सरसों से संबंधित जो है वो सब के नाम, सबका ओरिजिन कैसे हुआ है वो सब मैं आपको पिछले लेक्चर्स में समझा चुका हूं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी कुल का क्लासिफिकेशन डिस्क्रिप्शन हम इन स्टेप्स एंड पॉइंट्स के अंतर्गत करते हैं, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पर यानी कि आर्थिक महत्व पर जाकर के हम इसको समाप्त करते हैं। तो ये एक कुल का अर्ध वानस्पतिक भाषा में, जिसको हम हाफ बॉटनिकल लैंग्वेज कहते हैं, उसमें ये एक वर्गीकरण, वर्णन है, डिस्क्रिप्शन है। एग्जाम में आता है, आपको ऐसे ही लिखना है। अगर आप सभी पादपों को लेकर एक साथ चलेंगे तो कभी भी एक अच्छा वर्णन नहीं कर पाएंगे। आपके दिमाग में एक प्लांट का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज हमने देखो सरसों का प्लांट लिया था, जो आपने देखा हुआ है। अगली बार हम जो भी प्लांट पढ़ेंगे उसके बारे में बता देंगे, कौन सा प्लांट हमको सोचना है। हम उसी, और प्लांट जो हमें लेना है वो जिसको हम होलोटाइप कहते हैं। देखो हम यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, और जब टैक्सोनॉमी के अंदर जिस प्लांट को आप एक मॉडल के रूप में या स्पेसिमेन के रूप में यूज कर रहे हैं, उससे हम होलोटाइप कहते हैं। तो आज हमने यहाँ पर होलोटाइप लिया था किसको? सरसों को। अगली बार जो भी कुल पढ़ेंगे तो उसका एक ऐसा प्लांट होलोटाइप के रूप में लेंगे जिससे हम जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले फैमिली के साथ। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।